हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी बायो का टर्म 2 का चैप्टर विच इज़ व्हाई डू वी फॉल इल। इसके डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वो नोट्स बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और एग्जाम के लिए वहाँ से प्रिपेयर भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डू वी फॉल इल? हमारी बॉडी या फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए होते हैं। वो छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो सारा काम कर रहे हैं, वो नए सेल्स बना रहे हैं, पुराने सेल्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने वो सेल्स किससे बने हुए होते हैं? वो सेल्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सारी चीज़ों से, इन सारे केमिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं। इन्हीं सेल्स के अंदर सारी कॉम्प्लेक्स और सिंपल रिएक्शंस हो रही होती हैं और सेल्स से मिलकर बनता है टिश्यू और टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन जैसे कि किडनीज, लंग्स, ब्रेन एंड सो मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन आवर बॉडी। बट ये सारे ऑर्गन ना अपना अपना एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है और यूरिन बना रही है ताकि वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो सके। या फिर लंग्स का काम है पर्टिकुलरली ब्रीदिंग का या फिर रेस्पिरेशन का, तो जो एयर हम इनहेल करते हैं और रिलीज करते हैं वो लंग्स का काम हो गया। इसके अलावा ब्रेन हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, थिंकिंग, मेमोरी एंड सो मेनी अदर फंक्शंस। लेट्स इमेजिन कोई भी एक ऑर्गन का फंक्शन अगर बंद हो जाए या किसी वजह से रुक जाए। अगर किडनी ने ब्लड को फिल्टर करना बंद कर दिया और यूरिन बनाना बंद कर दिया, तो सारे वेस्ट मटेरियल जो होगा ना वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी बॉडी में, बॉडी के सेल्स के अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस डिपॉजिट होने लग जाएंगे एंड उससे हो सकता है कि हमारे ब्रेन के सिस्टम पर भी फर्क पड़े और भी सारे सिस्टम्स जो हैं एक सिस्टम के खराब होने की वजह से ना डेड हो सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं रॉ मटेरियल्स, जो कि हमें बाहर से मिलते हैं। और जब वो रॉ मटेरियल्स हमें ठीक क्वांटिटी में नहीं मिलते या फिर नहीं मिलते अगर, तो हम पड़ जाते हैं सिक या फिर इल। तो यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर, दैट व्हाई डू वी फॉल इल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, health is therefore a state of being physically, mentally and socially well। इसका मतलब हेल्थ सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल फिट होने से रिलेटेड नहीं है, मेंटली फिट होना एंड सोशली फिट होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है तो आप डिसीज्ड फ्री कहलाओगे, बट ज़रूरी नहीं है आप हेल्दी भी हो। इसका मतलब जो किसी भी पर्सन की हेल्थ होती है ना, वो सोशली भी डिपेंड कर रही है, वो एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड कर रही है एंड मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सोशली कैसे इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर? बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेजेस में भी, एंड जैसा हमारा सोशल एनवायरनमेंट होगा, हम जहाँ रह रहे होंगे, उस पर भी हमारी हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ता है। क्या होगा अगर कोई भी एजेंसीज हमारे एनवायरनमेंट में या हमारी सोसाइटी की क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना ले, तो सारा गार्बेज एक जगह एक्यूमुलेट होता रहेगा। या फिर सीवेज ब्लॉक हो जाए और कोई उसको रिपेयर ही ना करे, तो सारा डर्टी वाटर एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, स्टेगनेंट वाटर हो जाएगा एंड इट विल बी अ प्लेस फॉर द ब्रीडिंग मॉस्किटोज और भी बहुत सारी बीमारियों को वो इनवाइट करेगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सोशली भी एक अच्छी जगह पर रहें ताकि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके और बीमारियां हमें ना लगे। अभी भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। वेल, हमारी बॉडी अपने आप इन माइक्रोब्स से फाइट कर रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोलते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं और उनको बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो माइक्रोब्स जो बीमारियां कॉज करते हैं, उनके लिए अलग टर्म दी गई है पैथोजेंस। तो देयर आर गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो, बट देयर आर सम वेरी डेंजरस बैक्टीरियाज जो हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है सार्स वायरस। ये एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है और ये वायरस ना बहुत डेंजरस रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज कर सकता है, यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। दूसरा है ये बैक्टीरिया विच इज स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ये हमारे स्किन के सेल्स के आसपास मिलता है
एंड अगर ये वहां पर सरवाइव करने लग जाए, हमारी सेल्स के ऊपर आकर सरवाइव करने लग जाए, तो ये एक्ने कॉज कर सकता है। ये है ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैटेगरी के अंदर ये आता है एंड ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये है लीशमैनिया, ये भी एक प्रोटोजोआ के अंदर आता है और ये एक स्किन एलिमेंट कॉज करता है जिसको बोलते हैं काला अजहर। नेक्स्ट इज एस्कैरिस। ये एक राउंड वर्म है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो देखा आपने कितने सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस रिस्पॉन्सिबल है इतनी डेंजरस डिसीज कॉज करने के लिए। तो हमारा इम्यून सिस्टम तो अपने आप कुछ डिसीजेस से लड़ रहा है, ऑल्सो हमारी ड्यूटी है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम फिजिकली भी फिट रहें, हम मेंटली भी फिट रहें और हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी उतना ही हेल्दी हो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ की एक फिक्स डेफिनेशन है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई डिसीज नहीं हो या कोई बीमारी नहीं हो। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस। तो आपको यही वाली एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन लर्न करनी है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। मतलब कोई डिसीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है आप हेल्दी हैं। मेंटल फिटनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल फिटनेस। मतलब हमारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से काम करना होगा, सारे ऑर्गन्स को, तभी आप हेल्दी हो। एंड आप अपने सोशली जो भी आपका सोशल नेटवर्क है उसमें कितना फिट हो रहे हो, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट हाउ टू स्टे हेल्दी, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कंडीशंस जिसमें कोई पर्सन हेल्दी रह सकता है। वेल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट। डाइट, वट एवर यू ईट इज योर डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? देखो 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, हमारे सेल्स को चाहिए सारा काम अच्छे से करने के लिए, इसीलिए इस डाइट का नाम है बैलेंस डाइट। इसमें सारे वो 5 न्यूट्रिएंट्स होंगे और अच्छी क्वांटिटी में होंगे जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। क्या आप वो 5 न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट बना सकते हो? अगर नहीं याद है तो लेट मी टेल यू, देयर आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज। ये 5 न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन हमारी डाइट में होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड इन करेक्ट प्रोपोर्शंस। करेक्ट प्रोपोर्शंस मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उस वाले भाग में होना चाहिए। द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर किसी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो डिसीज होते हैं उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो क्या होता है डेफिशिएंसी डिसीज? अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, उसकी वजह से जो डिसीज होगा उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है ना तो एनीमिया नाम का डिसीज हो जाता है। उसके बाद है पर्सनल हाइजीन, जो कि अनदर बेसिक कंडीशन है हेल्दी रहने के लिए, जिसमें आता है वन शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Personal hygiene is important. Cleaning your body, cleaning your teeth, cleaning your hair, everything is equally important. Well, आपने कुछ ऐसा डिसीज देखा होगा जिसमें जो टीथ है उसका कलर चेंज हो जाता है एंड इस तरीके से ब्लैक जर्म्स डिपॉजिट हो जाते हैं, कैविटीज दिखने लग जाती हैं। इट कुड बी पायरिया। पायरिया कुछ इसी तरीके का डिसीज है और ये क्या होता है? पर्सनल हाइजीन ना रखने से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद है क्लीन सराउंडिंग्स। जहां भी आप रहते हो यू शुड टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, की वो क्लीन हो, मॉस्किटोज नहीं होने चाहिए। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मॉस्किटो से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। क्लीन एयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप हर दूसरे दिन पॉल्यूशन की न्यूज़ सुनते हो। वेल, इसका मतलब हमारी जो आसपास की एयर है ना, दैट इज़ नॉट क्लीन। सो क्लीन एयर होना भी एक हेल्थ से रिलेटेड पार्ट है। अगर आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं या पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं तो हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एस्थमा, जैसे कि ब्रोंकिटिस, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगेन, अगर किसी को ये बीमारी है, ऑफकोर्स वो पर्सन हेल्दी नहीं है और क्लीन एयर में रहना एक बेसिक कंडीशन है हेल्दी रहने के लिए। नेक्स्ट बेसिक कंडीशन है हेल्दी रहने के लिए मूविंग योर बॉडी, यानी कि एक्सरसाइज एंड योगा। दिस इंप्रूव्स योर फिजिकल फिटनेस एंड योर मेंटल फिटनेस ऑल्सो। प्लीज रिमेंबर, जितनी आपकी फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। वेल, हेल्थ तो अब हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिसीज क्या होता है। तो डिसीज की डेफिनेशन क्या है?
A disease is an abnormal condition of the body which does not let the body function properly. एक ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती है, इसका मतलब कोई ना कोई डिसीज तो है बॉडी के अंदर. नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द सोर्स ऑफ डिसीजेस, मतलब डिसीज कैसे हो सकता है. तो डिसीज के दो मेन फैक्टर्स होते हैं. एक होगा इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि अगर बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है, किसी को कोई डिसीज है, तो हो सकता है प्रॉब्लम ना कोई इंटरनल फैक्टर हो. इंटरनल मतलब अंदरूनी, एंड फैक्टर्स मतलब कोई ऐसा सोर्स जिसकी वजह से बीमारी हो रही है. तो क्या हो सकता है इंटरनल फैक्टर्स में? द फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स व्हिच लीड्स टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज हार्ट, किडनी, लिवर एक्सेट्रा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. कार्डियक फेलियर, किडनी फेलियर, कैटरेक्ट एक्सेट्रा. तो अगर किसी पर्सन का हार्ट जो है वो हेल्दी नहीं है, इट इज़ अ कंडीशन जब ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस. कार्डियक फेलियर के चांसेस कब होते हैं? अगर कोई पर्सन जो है वो अच्छे से डाइट नहीं ले रहा है एंड उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि बैड फैट जो होता है उसका लेवल बढ़ा हुआ है जंक फूड खा खा के. उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड को कैरी करने वाली आर्टरीज होंगी वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा वो उस पतली सी ट्यूब के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा वो इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा और जो ब्लड को कैरी करने वाला रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो ये एक इंटरनल फैक्टर है, राइट. अंदर से कोई प्रॉब्लम आई है, बाहर से कोई भी पैथोजन या माइक्रोब एंटर करके हमें बीमार नहीं कर रहा है. तो जब अंदर से कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारी डाइट ठीक नहीं है, क्योंकि कोई डेफिशिएंसी डिसीज हो गया है, उन सारे डिसीज के जो सोर्सेज हैं वो कहलाएंगे इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि जो अंदर से प्रॉब्लम आ रही है. उसके एग्जांपल्स देख लीजिए आप. कार्डियक फेलियर, किडनी फेलियर, अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वो एक इंटरनल फैक्टर है. एंड कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है? एक आई का डिसीज है जिसमें आई के ऊपर ना ऐसे मिल्की सब्सटेंस वाली लेयर डिपॉजिट हो जाती है. ये एज के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, कैटरेक्ट जो है. सो ये सारी प्रॉब्लम्स कैसी हैं? इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि अंदर से आ रही है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल मतलब आउटर. तो जो फैक्टर्स बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आके हमें बीमार करे ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे डिसीजेस देखो, मलेरिया, एड्स, कॉलरा, निमोनिया. तो ये जो सारे डिसीजेस हैं ना, ये किसी पैथोजन की वजह से हो रहे होंगे. पैथोजन क्या होता है? बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करे, यानी कि वो बैक्टीरिया या वो वायरस जो डिसीज कॉज करता है, वो क्या है? पैथोजन है. तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? यू मस्ट नो दिस आंसर. मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ की वजह से, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से. तो वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और हमें मलेरिया करेगा. इसका मतलब ये कौन से फैक्टर वाला डिसीज है? एक्सटर्नल फैक्टर वाला. सेम है विद एड्स एंड सेम विद कॉलरा. कॉलरा गंदे पानी की वजह से होता है, मतलब जो बैक्टीरियाज, जो वायरसेस गंदे पानी के अंदर हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो हमें बीमारियां कर रहे हैं. दोज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स वाले डिसीजेस. तो हमने पढ़ लिया इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिसीजेस. तो डिसीजेस को दो ब्रॉडली टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. एक है इनहेरिटेड डिसीज और दूसरा है एक्वायर्ड डिसीज. इनहेरिटेड डिसीज का मतलब होता है वो डिसीजेस जो हमारे अंदर ना बर्थ से आए होंगे, यानी कि जो डीएनए या क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आए होंगे, उसकी वजह से जो डिसीज हमारे अंदर आया, जन्म से जिसको बोलते हैं, बाय बर्थ से जो डिसीज है, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड डिसीज. तो आपने कितनी बार न्यूज में देखा होगा या अपने आसपास देखा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बर्थ से होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज समटाइम्स born blind, or maybe sometimes a person is सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सिंस बर्थ. मतलब डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है, पेरेंट्स से आई है या ग्रैंड पेरेंट्स से आई है, हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर आई है. डीएनए के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं इनहेरिटेड डिसीजेस. उसके बाद है एक्वायर्ड डिसीज. ये वो डिसीजेस होते हैं जो हमारे बर्थ के बाद हमें किसी भी तरीके से हो जाए, पॉल्यूटेड एयर की वजह से या फिर किसी वेक्टर की वजह से, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की वजह से जो डिसीजेस होंगे ना, दोज आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड डिसीजेस. आई होप अभी आपको इन दोनों ब्रॉड टाइप्स के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा. उसके बाद एक्वायर्ड के भी दो और टाइप्स हैं. एक है इन्फेक्शियस या फिर इसको कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं. दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस और इसको नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं. तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, इन्फेक्शियस मतलब ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है.
नॉन इन्फेक्शियस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता, वेरी सिंपल डेफिनेशन। इसका दूसरा नाम क्या होगा? कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शियस का दूसरा नाम क्या होगा? नॉन कम्युनिकेबल। एंड आफ्टर दैट इन्फेक्शियस को भी ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज कंटेजियस एंड सेकेंड इज नॉन कंटेजियस। अब पढ़ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज ना पैथोजेंस के अटैक से होता है। अगेन पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां करते हैं। तो जो इन्फेक्शियस डिसीज होगा वो पैथोजेंस के अटैक से होगा। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मोस्टली किसी और सोर्स से होते हैं, पैथोजन के अटैक से नहीं होते। इसके अंदर चांसेस होते हैं इंटरनल फैक्टर्स से जो डिसीज होते हैं ना वो ज़्यादातर नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आ जाते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स से होने वाले डिसीजेस मोस्टली इन्फेक्शियस के अंदर आ जाते हैं। मतलब जो बीमारियां एक्सटर्नल फैक्टर से हो रही हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, उनके स्प्रेड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो डिसीजेस किसके अंदर आते हैं? इन्फेक्शियस के अंदर। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, तो इसका जो कारण होता है मोस्ट केसेस में वो होता है इंटरनल फैक्टर्स वाले डिसीजेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो वो प्रॉब्लम उसी पर्सन की बॉडी से रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं होगा ना जो उसके साथ पर्सन बैठा हुआ है उसके अंदर भी वो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। अगर वो बैलेंस डाइट लेगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। इसका मतलब इंटरनल फैक्टर्स वाली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो फैलती नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन ही रह जाएंगी। एक पर्सन के अंदर है और उसकी इम्प्रॉपर डाइट की वजह से शायद हो रही होगी। वेयर एज इन्फेक्शियस डिसीज एक्सटर्नल फैक्टर है, किसी के अंदर बैक्टीरिया है जो पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो वो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड से सेकेंड पर्सन के अंदर आ सकता है, वो ट्रांसफर हो गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। ऐसे डिसीज को बोलेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। कोल्ड, कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये सारे डिसीजेस इन्फेक्शियस हैं। यानी कि अगर हम कभी भी इन डिसीजेस से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हो सकता है हमें भी वो डिसीज हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहे हैं, और इनके जो कॉजेज हैं, सारे डिसीज के जो कॉजेज हैं वो पैथोजेंस हैं, बाहर से, मतलब वो अंदर आया और बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है। उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गॉइटर। गॉइटर डिसीज सुना है आपने? गॉइटर डिसीज में जो नेक होती है ना वो स्वेल हो जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर आयोडीन की कमी हो गई है तो इसके साथ वाले पर्सन के अंदर तो नहीं होगी ना आयोडीन की कमी, तो इसीलिए ये कैसा डिसीज होगा? नॉन इन्फेक्शियस, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करेगा। Well, let's have a look at the diseases with the help of pictures. The child here is suffering from cold and ये जो बीमारी है ये है चिकन पॉक्स। इसके बाद देखो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ये जो स्वोलन नेक आपको दिख रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये जो डिसीज हुआ है इसको क्या बोलते हैं? गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम का डिसीज हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इनहेरिटेड डिसीजेस एंड एक्वायर्ड डिसीजेस। I already told you, inherited diseases, these are present since birth and are genetic. जो जन्म से बीमारियां होंगी, जेनेटिक मतलब डीएनए या क्रोमोसोम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है। दूसरा पॉइंट, दे आर परमानेंट एंड नॉट इजीली क्योरेबल। जेनेटिक डिसीज को क्योर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर किसी को डायबिटीज़ है, एक्वायर्ड डायबिटीज़ है, तो शायद चांसेस है वो ठीक हो जाएगा, बट अगर वो जेनेटिक है, बाय बर्थ है, तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि वो ठीक हो सके। उसके बाद एग्जाम्पल्स फिर से देख लेते हैं हम, क्लेफ्ट लिप, डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा। एंड एक्वायर्ड डिसीज बर्थ के बाद से होते हैं और इनको क्लासीफाई किया जाता है एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, जो अभी हम पढ़ के ही आए हैं। उसके बाद दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड कैन बी क्योर्ड। क्योंकि ये पैथोजन से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से होते हैं, तो अगर हम पैथोजेंस को क्लीन कर दें तो ये ठीक भी हो सकते हैं डिसीजेज। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। अब हम इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, तो अब हमें देखना है कि इन्फेक्शियस डिसीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे जाता है। तो पहली जो कैटेगरी है या मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज है वो है एयर बॉर्न डिसीज, यानी कि एयर से फैलने वाले डिसीजेस।
एयरबॉर्न डिसीज स्प्रेड थ्रू माइक्रोब्स इन द एयर। वो माइक्रोब्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स वो एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू ही ट्रैवल करेंगे। माइक्रोब्स अकर थ्रू एयर, द लिटिल ड्रॉपलेट्स coughed out by an infected person who sneezes or coughs, for example common cold, tuberculosis, pneumonia। कोविड के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि ये एयरबॉर्न डिसीज कैसे स्प्रेड होता है। कोविड जो था वो एक एयरबॉर्न डिसीज भी था। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को कोविड है तो वो एयर से स्प्रेड हो रहा था, राइट? मतलब वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? एयरबॉर्न डिसीज के अंदर आएगा। कोल्ड, टीबी, निमोनिया, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कफ करने से या स्नीज करने से जो पैथोजेंस उसकी बॉडी के अंदर हैं वो एयर में आ जाते हैं वाइल कफिंग और स्नीजिंग। अब वो माइक्रोब्स एयर के अंदर है, वो जो भी आसपास होगा ना हेल्दी पर्सन, वो उसके कांटेक्ट में आएगा और उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। सो ऐसे ही फैलेगा। एयरबॉर्न डिसीज इसी को बोलते हैं। वेल, इससे बचने के लिए तभी बोला जाता है कि मास्क पहनने से हम एयरबॉर्न डिसीजेस से बच सकते हैं। नॉट ओनली कोविड, ये जितने भी डिसीजेस है या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स को ट्रीट करते टाइम मोस्टली मास्क पहनते हैं एयरबॉर्न डिसीजेस से बचने के लिए, क्योंकि माइक्रोब्स हमारे अंदर भी किसके थ्रू जाएंगे? या तो माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर दीज एरियाज ताकि माइक्रोब्स हमारे अंदर ना जा सके। उसके बाद आते हैं वाटरबॉर्न डिसीजेस। वाटरबॉर्न डिसीजेस यानी कि वाटर से फैलने वाले, स्प्रेड थ्रू वाटर। व्हाट आर द मेजर एग्जांपल्स जो वाटर के थ्रू फैलने वाले डिसीजेस होते हैं? फर्स्ट इज कॉलरा एंड सेकंड वन इज एमीबायसिस। इसीलिए आपको बोला जाता है दैट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो स्लम एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कोलरा और अमीबाइसिस जैसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं बिकॉज उनको क्लीन वाटर नहीं मिलता है पीने के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे जो कॉलरा है वो वाटर से होने वाली बीमारी है। उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। हमने एयरबॉर्न डिसीजेस पढ़ लिया, वाटरबॉर्न डिसीजेस पढ़ लिया। नाउ दीज आर कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से स्प्रेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइफिलिस, एड्स, वॉर्स एंड गोनोरिया। इन सच डिसीजेस अ पर्सन फील इरिटेशन एट द जेनाइटल एरियाज और इरिटेशन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन ऑल्सो। द एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि एड्स एक वायरस से होने वाला डिसीज है एंड इसका क्योर अभी तक नहीं मिला है। तो आपको एड्स इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है जो हम वीडियो की एंडिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद है फॉर्माइट बोर्न डिसीजेस। वो डिसीजेस जो सरफेस से स्प्रेड होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स अगर किसी सरफेस के ऊपर है और किसी हेल्दी पर्सन ने उस सरफेस को टच कर दिया, उससे स्प्रेड होने वाले डिसीज को क्या बोलते हैं? फॉर्माइट बोर्न डिसीजेस। सो कोई भी हो सकते हैं वो डिसीज जो भी माइक्रोब से फैलने वाले डिसीज होंगे। अगर मैं मीन्स ऑफ स्प्रेड की बात करूं तो मीन्स ऑफ स्प्रेड में आपने क्या क्या पढ़ा है? एयरबॉर्न डिसीजेस पढ़ लिए, एयर से फैलने वाले। वाटरबॉर्न डिसीजेस पढ़ लिए यानी कि वाटर से स्प्रेड होने वाले। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी पढ़ लिए एंड लास्ट इज फॉर्माइट बोर्न डिसीजेस जो सरफेस के कांटेक्ट में, डर्टी सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से स्प्रेड होते हैं। ऑल्सो समटाइम्स डिसीजेस आर स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स। मतलब आपने ये सारी मीन्स ऑफ स्प्रेड तो पढ़ ही लिया है। इसके बाद वेक्टर्स भी होते हैं जो डिसीज को स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा डिसीज है जो वेक्टर के थ्रू हो रहा है। प्लाज्मोडियम डायरेक्टली हमारी नोज या हमारे माउथ से एंटर नहीं करता। एक्चुअली इट इज द मस्क्यूटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम आ जाता है, और मॉस्क्यूटो जब हमारी बॉडी के ऊपर फीड करने के लिए आता है, हमारे स्किन या हमारे ब्लड के ऊपर फीड करने के लिए आता है, तब वो इन्फेक्शन हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। यानी कि प्लाज्मोडियम मस्क्यूटो की वजह से हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है। तो इस केस में मस्क्यूटो क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। मतलब डायरेक्टली हमारे अंदर प्लाज्मोडियम नहीं आ रहा है, किसी और चीज की वजह से आ रहा है। इस केस में मस्क्यूटो की वजह से आ रहा है। तो मस्क्यूटो क्या बन गया? वेक्टर बन गया डिसीज का। तो मलेरिया इज द डिसीज, नॉट ओनली मलेरिया, टाइफाइड, डेंगी, ये इन सारे वेक्टर्स की वजह से ट्रांसफर हो सकता है या हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। मॉस्किटोज के अलावा और कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं? फ्लाइज, मक्खियां जिनको हम बोलते हैं, लाउस, रैट फ्ली, दीज ऑल आर वेक्टर्स जो डिसीज को फैलाते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज टू टर्म्स, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ अ डिसीज।
सिम्टम्स और साइंस ना अलग अलग टर्म्स हैं, पहले हम इसको सेम समझते होंगे बट दिस इज डिफरेंट। इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली सिम्टम्स का मतलब होता है, मान लीजिए किसी पर्सन को हेडेक भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, पेट में भी दर्द है, जॉइंट्स में भी पेन है, चक्कर भी आ रहे हैं। अब सिम्टम्स हैं ये सारे, अभी हमें ये नहीं पता कौन सी बीमारी है पर्सन को, बट समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग इन द बॉडी, पर्सन इज नॉट फिट, वो चीज हो गई सिम्टम्स। ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई प्रॉब्लम्स, वो क्या हो गई? सिम्टम्स। साइन ना पर्टिकुलर होता है, एक डिसीज के पर्टिकुलर साइंस हो सकते हैं। तो एक बार डेफिनेशन को देखो, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिसीज। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, पेट में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, मतलब कोई ना कोई डिसीज है। तो कलेक्टिव इंडिकेशन दैट यस कोई ना कोई बीमारी है। Whereas signs they provide information about the presence of a particular disease। कितनी बार होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद डॉक्टर्स हमें कोई टेस्ट सजेस्ट कर देते हैं, यानी कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर कोई ना कोई टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद पता चल के आएगा कि वो जो पेट में दर्द हो रहा था या प्रॉब्लम हो रही थी वो किस पर्टिकुलर डिसीज की वजह से थी, वो होता है साइंस। दे आर पर्टिकुलर एविडेंसेस ऑफ अ डिसीज। हर एक बीमारी होगी और उसके अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हो रही होंगी वो उसके साइंस है। और अगर हम कलेक्टिवली देखें कि प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के अंदर, वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं? सिम्टम्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इन्फ्लेमेशन। अभी भी हम जिस एनवायरनमेंट में है या हमारे पास आसपास जो एयर है ना, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो बैक्टीरियाज, वो वायरसेस जो हमें बीमार करने के लिए रेडी हैं। बट स्टिल हम बहुत टाइम तक बीमार नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है थैंक्स टू द इम्यून सिस्टम, जो ऑलरेडी अपने आप डिसीजेस से फाइट कंटिन्यूअसली करता रहता है। अभी भी हो सकता है हमारे आसपास बैक्टीरियाज हमें बीमार करने की कोशिश कर रहे हों, बट हमारा इम्यून सिस्टम जो कि सोल्जर्स की तरह काम कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली उन बीमारियों से लड़ रहा है। अब जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, वो हमारी बॉडी के अंदर अगर जाता है और हमारे सेल्स को अटैक करने की कोशिश करता है ना, तो हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनको बॉडी का सोल्जर्स भी बोलते हैं। ये रेडी रहते हैं फाइट के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन WBCs को या वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। तो मान लीजिए कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, WBCs फाइट करने के लिए भी रेडी हैं। ऐसे केस में समटाइम्स वी फील फेवरिश और टायर्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है, जब वो फाइट हो रही होती है एंटीजन और WBCs के बीच में, हमारी बॉडी या सेल्स एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि बॉडी में फीवर आ जाता है क्योंकि हम बीमार पड़ने वाले होते हैं। तो फीवर किस लिए आता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो पूरी कोशिश करता है वो एंटीजन से लड़ने के लिए। तो इन्फ्लेमेशन उसी रिस्पॉन्स को बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन से समझो, इट इज अ प्रोसेस व्हेन एन एक्टिव इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म या फिर सोल्जर्स, sends many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes. This increases the amount of blood in the wounded area and raises the temperature. So what is happening? Immune system fight कर रहा है, उसने cells भेजे हैं या cells बनाए हैं एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए। उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सकता है, समटाइम्स pain also occurs in that body, that is called as inflammation. Next we have to study principles of treatment, यानी कि हम किसी भी डिसीज को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं। फर्स्ट है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज, जो बीमारी है उससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके इफेक्ट को कम कर दो। दूसरा है टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज, बीमारी का जो भी कारण है उसको खत्म कर दो। तो दो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होने वाले हैं? डिसीज का जो इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर उसको कम कर दे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज, बीमारी का जो कारण है उसी को ही खत्म कर दो। हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज? तो अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का फर्स्ट पॉइंट कि हम डिसीज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो हम कैसे डिसीज को इफेक्ट को कम करेंगे? दवाइयाँ लेने से। हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम सीधा डॉक्टर्स के पास आते हैं और डॉक्टर हमें कोई दवाई दे देते हैं जिससे जो पेन है या फिर वॉमिटिंग, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, नोजिया हो रहा है, जो भी हो रहा है, मेडिसिन के थ्रू
वो इफेक्ट को कम किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि बेड रेस्ट के बाद ही हम ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल एक हम नैप ले लेंगे या फिर अच्छे से सो जाएंगे तो भी हम रिकवर कर जाते हैं कुछ डिसीजेस से। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ आवर ओन इम्यून सिस्टम, बिना दवाइयों के भी हमारी बॉडी खुद को ठीक कर सकती है। तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं या इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं? बाय टेकिंग मेडिकेशंस यानी कि मेडिसिन लेने के बाद, एंड बाय टेकिंग सम बेड रेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट था टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज, यानी कि डिसीज का जो भी कारण है अगर हम उसको ही किल कर दे तो मोस्टली डिसीज जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी कि माइक्रोब्स या पैथोजेंस की वजह से। तो अगर हम उन डिसीज को ही, उन माइक्रोब्स को ही किल कर दें तो हम डिसीज से फ्री हो सकते हैं। सो माइक्रोब्स आर मोस्टली द कॉज ऑफ द डिसीज। कैन यू आइडेंटिफाई विच माइक्रोब इट इज? वेल, इट इज अ वायरस, this one is fungi and this one is bacteria। ये तीनों ही disease causing microbes हैं जिनको हम pathogens बोलते हैं। Now the question comes कि हम किसी भी microbe को kill कैसे कर सकते हैं अगर हम infect हो चुके हैं उसके बाद भी। Then comes the antibiotics। Antibiotics वो chemical substances हैं जो microbes को kill कर सकते हैं। किससे बने हुए होते हैं एंटीबायोटिक्स? ये एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया और फंगस से बने हुए होते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, देयर इज अ कैटेगरी बेसिकली। कुछ बैक्टीरियाज अच्छे हैं तो कुछ बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग है, कुछ फंगस अच्छी है तो कुछ फंगस जो है वो डिसीज कॉजिंग है। तो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमने बैक्टीरिया और फंगस की हेल्प से बनाए हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स produced by microorganisms like bacteria and fungi। They destroy the growth of microbes or pathogens। So जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ लेकर आते हैं ना, वो एंटीबायोटिक्स ही है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस से ही बनी हुई है और वो हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं उनको किल कर सकती है। एंटीबायोटिक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स और एक होते हैं नैरो रेंज वाले एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड रेंज जो एंटीबायोटिक्स होते हैं मतलब वो बड़े से बहुत सारी डिसीज को एक ही एंटीबायोटिक बहुत सारी डिसीज को ठीक कर सकता है। नैरो रेंज वाले यानी कि एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, ऐसे हो गया। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप नोट करें, इट इज हार्डर टू मेक एंटीवायरल ड्रग्स। मतलब वो बीमारियां जो वायरस से हुई हैं उनको ठीक करने के लिए अगर कोई दवाई बनानी है या मेडिसिन बनानी है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर वो वायरस से होने वाली है तो। और अगर वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है तो हमारी मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जिससे हम ठीक हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा अगर वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सजेस्ट टू टेक बेड रेस्ट एंड डज नॉट गिव एनी मेडिसिन टू अस। रीजन बीइंग ऐसी एंटीबायोटिक्स नहीं है जो वायरस को किल कर सके, बैक्टीरिया को किल करना आसान होता है। वेल ऐसा क्यों होता है? वायरसेस आर वेरी मच स्मार्टर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर आएंगे वो मल्टीप्लाई करते हैं और एंटीबायोटिक लेने के बाद एंटीबायोटिक्स उनके पाथवे को, उनके बायोकेमिकल पाथवे को पहचान कर वहीं पर उनको ख़त्म कर देता है। वायरसेस बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनका अपना बायोकेमिकल पाथवे बहुत कम है। वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, हमारे सेल्स को अटैक करते हैं, उसको होस्ट बॉडी बनाकर उन्हीं का बायोकेमिकल पाथवे यूज़ करने लग जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कोई ऐसा ड्रग बनाना जो वायरस को किल कर सके, क्योंकि वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाके, हमारे सेल्स के अंदर जाके हमारे ही तरीके से डिवाइड कर रहा है। वेयरएज बैक्टीरियाज ऐसा नहीं करते हैं। बैक्टीरियाज का अपना बायोकेमिकल पाथवे होता है, वायरसेस का अपना बायोकेमिकल पाथवे बहुत कम होता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ पे तो काम कर जाता है बट वायरस से होने वाले डिसीज़ पे काम नहीं करता। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो वायरस से होने वाले डिसीज़ है, हमारी बॉडी जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है वही हमें बचा लेता है और टाइम लेकर उसको ठीक कर देता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसा इसीलिए बोला गया है बिकॉज फर्स्ट वी विल स्टडी 3 लिमिटेशंस प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। अगर किसी को कोई डिसीज हो जाता है तो देयर आर चांसेस कि पर्सन उस डिसीज से या उस डिसीज के इफेक्ट से कभी भी रिकवर ना हो सके। वेल, सेकेंड पॉइंट इज ट्रीटमेंट टेक्स टाइम।
अगर कोई पर्सन किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है तो ठीक होने में थोड़ा या ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही. Also, based on time, there are two types of diseases. First is acute disease. Acute disease जल्दी हो जाते हैं, मतलब इन्फेक्ट बहुत जल्दी करते हैं बॉडी के अंदर, बट वो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट क्रॉनिक डिसीज़, ये डिसीज़ होते भी बहुत टाइम के बाद है, बहुत टाइम लेकर ये डिसीज़ होता है एंड ठीक होने में उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है. क्रॉनिक डिसीज यानी कि वो डिसीज जो टाइम टेकिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन डायबिटीज एंड कैंसर ऑल्सो. कैंसर इज अ क्रॉनिक डिसीज. इसके बाद जो थर्ड लिमिटेशन आपको पढ़नी है, दैट इज द इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड डिसीज टू अदर पर्सन ऑल्सो. तो ऑफकोर्स हम बीमार मोस्टली इन्फेक्टेड पर्सन से ही पड़ते हैं. अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास हैं तो आपने देखा था ना, मीन्स ऑफ स्प्रेड एयर से, वाटर से, फॉर्माइड बॉर्न डिसीजेस भी आपने पढ़े थे. तो बहुत ईजी होता है इन माइक्रोब्स के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करना. सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. एक तो डिसीज को ठीक होने में टाइम लगेगा, हो सकता है वो डिसीज कभी भी ठीक ना हो, और अगर किसी पर्सन को वो डिसीज है तो उससे दूसरे पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेज जिससे हम प्रिवेंशन को स्ट्रॉन्ग कर सके. फर्स्ट, आप अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने आसपास क्लीन एनवायरमेंट में रहिए, सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए. एंड सेकेंडली हैविंग द safe drinking water. The clean drinking water is equally important. Then avoiding mosquito breeding, infection can be avoided and by immunization. आपने अभी देखा ना, वेक्टर्स के थ्रू भी डिसीज स्प्रेड हो सकता है जिसमें मॉस्क्यूटोज और फ्लाइज आ सकती हैं. तो ऑफकोर्स कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड मॉस्क्यूटोज से बचने के लिए वी कैन यूज मॉस्क्यूटो रिपेलेंट्स. जो हमारे डोर्स होते हैं उसके ऊपर हम एक नेट वाला डोर लगवा सकते हैं जिससे मॉस्क्यूटोज हमारे रूम के अंदर नहीं आएंगे. देयर आर ऑल्सो सम केमिकल्स अवेलेबल इन द मार्केट जो मॉस्क्यूटो को किल करते हैं. उसको यूज करने से एटलीस्ट हमें मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं होंगी. एंड द लास्ट पॉइंट इज बाय इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन इज रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम. वेल, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम के दो रिस्पॉन्सेज होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, हमारा इम्यून सिस्टम है वो लड़ता है फॉरेन पार्टिकल से और एंटीजन से. जब फर्स्ट टाइम वो फॉरेन पार्टिकल को देखता है तो उसको किल करने में, उसको ट्रीट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल पहली बार हमारी बॉडी के अंदर आया है. बट हमारा इम्यून सिस्टम ना बहुत स्मार्ट है. जब नेक्स्ट टाइम यही सेम फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आएगा ना, तो हम शायद बीमार ही ना पड़े क्योंकि इम्यून सिस्टम को पता है कि इससे कैसे फाइट करना है. तो जब सेकेंड टाइम वही सेम फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, इम्यून सिस्टम उसको बिना सेल्स को इफेक्ट किए किल कर देता है. दैट इज वाई इम्यूनाइजेशन को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है. लेट्स सी व्हाट इज इम्यूनाइजेशन और व्हाट इज इम्यूनिटी ऑल्सो. इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस. वही हमारा जो सिस्टम है डिसीजेस से लड़ने का, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. दीज आर काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्फेक्शन को किल कर देते हैं. व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर्स आवर बॉडी, दीज वाइट ब्लड सेल्स मूव टू द एरिया ऑफ इन्फेक्शन. जहां भी इन्फेक्शन आए उस एरिया में जाते हैं एंड एंगल्फ और किल द फॉरेन पार्टिकल. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs. सारे वाइट ब्लड सेल्स का अलग अलग तरीका है फाइट करने का. कुछ फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ कर देते हैं, कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि वो उस माइक्रोब को किल कर सके. सो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट WBCs जिससे वो माइक्रोब को या फॉरेन पार्टिकल को किल कर सकते हैं. देन इम्यूनाइजेशन वी जस्ट स्टडीड. It is stimulating the body to produce antibodies by artificial means. These antibodies fight against infections later. Immunization can be stimulated by taking vaccines. Now this is something important which you need to understand. To understand this, let's say ये एक white blood cell है. White blood cell दूसरे बॉडी को किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है. एंटीबॉडीज को हम AB भी लिख सकते हैं. ये एंटीबॉडीज उस फॉरेन पार्टिकल को जाकर किल कर देगी एंड दिस एंटीबॉडी विल किल द एंटीजन. यानी कि फॉरेन पार्टिकल को एंटीबॉडी किल कर सकता है. नाउ इम्यूनाइजेशन कैसे काम करता है? एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, यानी कि पहला रिस्पॉन्स जब
कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आएगा, ये WBC एंटीबॉडी बनाएगा। ये एंटीबॉडी इस डिसीज कॉजिंग माइक्रोब को पहचानेगी, अच्छे से स्कैन करेगी और इसका सारा रिकॉर्ड सेव कर लेगी बॉडी के अंदर। अब सेकेंड टाइम जब फिर से ये सेम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, पहली बार जो इसने लड़ाई करी थी और बॉडी को ठीक किया था, दूसरी बार जब वो लड़ाई करेगा इससे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, मतलब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा, इसको इतना जल्दी किल कर देगा और हम इन्फेक्ट भी नहीं होंगे बीमारी से। यानी कि पहले जो बीमारी हो रही थी हमारी बॉडी के अंदर इसकी वजह से और ट्रीटमेंट में जो टाइम लग रहा था, सेकेंड टाइम पे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। हमारा इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडीज इतने अच्छे से काम करती हैं और हमें डिसीजेस से बचाती हैं। इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। आपने बहुत बार वैक्सीन्स का नाम सुना होगा, तो वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना डायरेक्टली सेकेंड रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाए, हमें फर्स्ट रिस्पॉन्स की ज़रूरत ही ना पड़े जिसमें हमें सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, the story of vaccination which was concluded by Edward Jenner. Edward Jenner एक साइंटिस्ट थे एंड ही रियलाइज्ड कि जिनको काउपॉक्स हो चुका है ना, उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स करने वाला वायरस सेम ही फैमिली को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये काउपॉक्स वाला वायरस है और ये स्मॉल पॉक्स वाला वायरस है। अगर हम दोनों डिसीज के डिफरेंसेस देखें तो काउपॉक्स से जो डिसीज होगा वो बहुत ही सिंपल सा डिसीज है, यानी कि ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है बॉडी के अंदर, हल्के से रैशेज होते हैं एंड पर्सन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वेयरएज स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत ही डेंजरस और डेडली डिसीज है। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर। तो क्या देखा एडवर्ड जेनर ने, दैट अगर किसी को काउपॉक्स है तो उसको स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं हो रहा है। देन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट व्हाट डिड ही डू, Edward Jenner took some pus with a sterile needle from the cowpox rashes of an infected girl. किसी पर्सन को काउपॉक्स है, रैशेज हैं बॉडी के अंदर और उन्हीं रैशेज में से जो पस है बॉडी के ऊपर, उससे निडल से उन्होंने कुछ जर्म्स वहाँ से ले लिया, आई वुड से वायरस वहाँ से ले लिया और इंजेक्ट कर दिया एक अनइन्फेक्टेड बॉय के अंदर, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि उन्होंने जो सोचा है कि किसी को अगर काउपॉक्स है तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, वो इसको कंफर्म करना चाह रहे थे। कैसे किया उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्टेराइल नीडल ली एक एंड काउपॉक्स वाले पेशेंट से वायरस निकाला किसी तरीके से और एक हेल्दी बॉय के अंदर डाल दिया। क्या देखा उन्होंने, उसको काउपॉक्स होना ही था, ऑफकोर्स उन्होंने वायरस डाल दिया उसकी बॉडी के अंदर, बट दैट child never suffered from smallpox. After he recovered, he injected the boy's arms with pus from the spots of a person suffering from smallpox. Well, this was the experiment he did. उन्होंने काउपॉक्स किया पहले उस पर्सन को, उस बच्चे को, उसके बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स वाले वायरसेस उस चाइल्ड के अंदर डाले एंड उसको फॉर्चुनेटली स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उसके बाद ये कंफर्म हुआ दैट वैक्सीनेशन डेवलप किया जा सकता है किसी डिसीज को ठीक करने के लिए, स्पेशली वायरस के केसेस में। आपने देखा ना, अगर काउपॉक्स हो गया है तो स्मॉल पॉक्स जैसी बड़ी बीमारी नहीं होगी, तो ऑफकोर्स स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए हर कोई चाहेगा कि हम काउपॉक्स वाली वो निडल अपने अंदर इंसर्ट करवा लें जिससे हम स्मॉल पॉक्स से बच सके, क्योंकि कोई और तरीका तो है ही नहीं उससे बचने का। दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। हमारी जो इम्यूनिटी है वो इसी तरीके से काम करती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स ने काउपॉक्स वाली फैमिली वाले वायरस को देख लिया, बहुत अच्छे से स्कैन कर लिया और तरीका बना लिया कि इससे कैसे फाइट करना है। स्मॉल पॉक्स वाला वायरस भी तो उसी फैमिली से था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बट सेम टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम जानता था कि इस फैमिली वाले वायरस से कैसे लड़ना है, तो उसने ऑलरेडी उससे फाइट कर लिया जब वो हमारी बॉडी के अंदर आया। उसने एडवर्ड जेनर ने इंजेक्ट किया था ना स्मॉल पॉक्स वाले वायरस को भी बॉडी के अंदर, बट द पर्सन डिडंट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर रहा है और उसको पता है उससे कैसे फाइट करना है बिना बॉडी पे इफेक्ट्स शो किए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। आपने हर रोज़ न्यूज़ सुनी होगी कोविड के केस में कि वैक्सीन्स लगवा लीजिए, कोविड से बचने का यही तरीका है, तो यही हो रहा है कोविड के अंदर या फिर वैक्सीनेशन प्रोसेस के अंदर। वेल, ये तो स्टोरी थी स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स वाली। अब एक्चुअली वैक्सीन्स में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी डिसीज़ है जो वायरस से हो रही है, हम
डेड वायरस को, हम उस वायरस को डेड करके हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, या फिर बहुत कम अमाउंट उस वायरस का हमारी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। उससे क्या होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो था ना वो जनरेट हो जाएगा, अच्छे से स्कैनिंग हो जाएगी उस वायरस की, हमारा इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा अच्छा इससे ऐसे लड़ना है, एंड देन सेकेंड टाइम जब हम उस ऐसी कंडीशन में होंगे जब वायरस हमारे आसपास होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे ऑटोमेटिकली फाइट करेगा एंड हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसीलिए जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है पूरा वैक्सीनेशन का। ऐसी बहुत सारी मेजर डिसीजेज हैं जिनकी वैक्सीन्स फॉर्चुनेटली आ चुकी है और हम वो वैक्सीन्स की वजह से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच रहे हैं और बच चुके हैं। स्मॉल पॉक्स हमारी अर्थ से कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज। मलेरिया, यू नो अब ये किसके इन्फेक्शन से होता है, ये है वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो हमारी बॉडी के अंदर आता है और इन्फेक्ट करता है, कॉजिंग मलेरिया। कैसे होता है ये, इसके ज़रा साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं हम। व्हाट हैपन्स इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, बॉडी में शिवरिंग जैसा फील होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है यानी कि फीवर हो जाता है बॉडी के अंदर, हेडेक, मसल्स में पेन हो जाता है एंड अनीमिया जैसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है अगर किसी पर्सन को मलेरिया है तो। कैसे बचा जा सकता है मलेरिया के अंदर, आपको पता है दैट मलेरिया मस्क्यूटो की वजह से हो रहा है क्योंकि वो वेक्टर है। तो हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, जो मस्क्यूटो है वो स्पेशल मस्क्यूटो है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। क्या आपको पता है दैट जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं ना, they are not interested in human blood, whereas female insects are very much interested in human blood. Reason being, हमारा जो blood होता है, we are warm blooded animals, right? तो जो फीमेल मस्क्यूटोज होती हैं उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स चाहिए होते हैं एग्स को ले करने के लिए। तो हमारा जो ब्लड है वो फीमेल मस्क्यूटोज का फेवरेट फूड होता है और मेल मस्क्यूटोज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर। तो जब फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, बहुत सारे टाइप्स के मस्क्यूटोज होते हैं, तो यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो जो मेजर वेक्टर है मलेरिया डिसीज का। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, एक्चुअली किसी तरीके से प्लाज्मोडियम इन मस्क्यूटोज के अंदर चला जाता है और मस्क्यूटो के माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम रह जाता है। मस्क्यूटोज को तो प्लाज्मोडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो प्लाज्मोडियम वाली फीमेल मस्क्यूटो जब किसी ह्यूमन ब्लड पे फीड करने के लिए जाती है तो मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की। मस्क्यूटो के माउथ से वो प्लाज्मोडियम चला जाता है ब्लड के अंदर। नाउ द पर्सन इज इन्फेक्टेड, ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया बिकॉज ऑफ दैट मस्क्यूटो। नाउ वो मस्क्यूटो से जो प्लाज्मोडियम था वो ब्लड के अंदर आ चुका है, सीधा वो प्लाज्मोडियम जाते हैं लिवर सेल्स के पास, वहाँ पर जाकर प्लाज्मोडियम अपनी साइकिल कंटिन्यू करते हैं। दे रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस, पूरे लिवर सेल्स पर अटैक कर देते हैं प्लाज्मोडियम के सेल्स और लिवर में अटैक करने के बाद वो फिर से आ जाते हैं हमारी ब्लड के अंदर और हमारे ब्लड सेल्स को भी किल करने लग जाते हैं। दैट इज वाई ब्लड सेल्स को किल कर देते हैं तभी डिसीज होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है लॉस और लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाना, क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स को या ब्लड सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं प्लाज्मोडियम। दैट इज वाई मलेरिया के अंदर एक पर्सन एनीमिया से भी सफर कर सकता है। तो देखा ना आपने, एक मस्क्यूटो की वजह से प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर आया, देन लिवर्स पे जाकर उसने अटैक किया, लिवर्स में जाकर डिवाइड किया एंड फिर से ब्लड में आके मलेरिया जैसी डेंजरस डिसीज कर दी। एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? बाय ऑफ कोर्स किलिंग दीज मस्क्यूटोज एंड हम किसी तरीके से कांटेक्ट ब्रेक कर सके कि मस्क्यूटो हमारी बॉडी के ऊपर फीड ना करे। तो नेट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे रिपेलेंट्स आते हैं मार्केट के अंदर जिनको यूज़ करके हम मलेरिया जैसी डिसीज से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज, एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में कि हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वायरस से होने वाला डिसीज है। वायरस का नाम है HIV वायरस। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाउ
क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे अगर कोई पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है? तो इट डिस्ट्रॉयज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट। एड्स की वजह से पूरा इम्यून सिस्टम ही डैमेज हो जाता है, यानी कि पर्सन की जो सेल्फ डिफेंस करने वाला मैकेनिज्म था, खुद को और बीमारियों से बचाने वाला जो मैकेनिज्म था, वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है HIV वायरस की वजह से। नाउ व्हाट आर द अदर साइंस एंड सिम्टम्स? swollen lymph glands, weight loss, frequent fever, night sweats and diarrhea, and there are other symptoms also जो इसकी वजह से हो सकते हैं। समटाइम्स HIV सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, यानी कि ब्रेन का एक सिस्टम होता है ये CNS, उसको भी इफेक्ट करता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर HIV वायरस इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम की टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है नॉर्मल डिसीजेस से फाइट करने की। तो एक छोटे से छोटा डिसीज़ भी ना बहुत बड़े डिसीज़ में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड जो एक नॉर्मल कोल्ड होता है, वो एड्स सफरिंग पेशेंट के अंदर इन्फ्लुएंजा में चेंज हो जाता है। नॉर्मल डायरिया कैन कॉज अदर मेजर डिसीजेस, क्योंकि हमारी बॉडी फाइट करने की टेंडेंसी खो चुकी है। दैट इज वाई छोटी से छोटी डिसीज बड़े डिसीज में चेंज हो जाती है एंड पर्सन डाइज स्लोली, क्योंकि बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है उस पर्सन को। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक ना हमें कोई भी क्योर नहीं मिला है HIV वायरस को ख़त्म करने का। दैट इज़ वाई एड्स इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज टुडे। एड्स को इतना डेंजरस डिसीज इसीलिए बोला गया है क्योंकि वी डोंट हैव अ क्योर, अभी तक क्योर ही नहीं है हमारे पास। दैट इज़ वाई नाउ हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम एड्स। HIV एयर से नहीं ट्रांसफ़र होता है, वाटर से भी नहीं, या फिर सरफेस कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। HIV सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होता है ब्लड मिक्सिंग से, सीमेन से, या फिर ब्रेस्ट मिल्क से, यानी कि मदर्स मिल्क से, बाय शेयरिंग ऑफ निडल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। वेल, निडल्स का यूज़ किया जाता है एंड अगर किसी पर्सन को एड्स है और उसकी इन्फेक्टेड निडल गलती से आ गई है और वो किसी हेल्दी पेशेंट को लगा दी गई है, तो देयर आर चांसेस कि एड्स का ट्रांसफ़र होगा। बट यू नीड टू रिमेंबर कि HIV एयर से ट्रांसफ़र नहीं होता है, वाटर और फोमाइट डिसीज़ भी नहीं है ये। इट इज़ ट्रांसफर्ड और इन ट्रांसमिटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्लड, semen and breast milk, also by having sexual intercourse with an infected person, and sometimes by mother's milk from mother to the baby. If the mother is infected with AIDS, chances hai that baby will also get AIDS because of mother's milk. Next disease is dengue. Dengue is also caused by a virus and अगेन इसमें जो वेक्टर होता है वो होता है एक मस्क्यूटो। साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे डेंगू के अंदर? अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम आई पेन, हाई टेम्परेचर हो सकता है बॉडी के अंदर, मसल्स में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, रैशेस हो सकते हैं स्किन के अंदर, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, बोन्स में पेन हो सकता है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के। एंड यू नो द प्रोटेक्शन ऑलरेडी, किल दीज फ्लाइज, किल दीज मस्क्यूटोज, एंड हम डेंगू से बचे रह सकते हैं। मॉस्क्यूटो रिपेलेंट्स, यूजिंग नेट्स, यूजिंग कवर डोर्स, नेट वाले जो डोर्स होते हैं वो यूज़ करने से। एंड ऑल्सो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज, जब पूरी स्ट्रीट्स को क्लीन किया जाता है या फिर कॉलोनीज को क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट डिसीज इज हेपेटाइटिस ए, या फिर इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। ये भी वायरस से होने वाला डिसीज़ है और ये लिवर को इन्फेक्ट करता है। इसमें क्या सिम्टम्स होंगे? फीवर एंड हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती इसके अंदर, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, द कलर ऑफ यूरिन चेंजेस, इट बिकम्स डार्क एंड येलो आइज। ये भी आपने देखा होगा। इन्फ्लेमेशन इन लिवर, लिवर में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये लिवर में जाकर इन्फेक्ट करता है। High temperature, fatigue, these are the general signs and symptoms of jaundice. After that is the typhoid fever. You must have heard about this disease. टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है, तो ये क्योरेबल भी है, इजीली क्योर हो जाता है। दिस इज द बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड। व्हाट आर द सिम्टम्स? हेडेक और फीवर, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है। उसके बाद स्लो पल्स रेट, ऑल्सो वाटर ग्रीन स्टूल्स, जो स्टमक है वो हेल्दी नहीं रहता।
ऑल्सो टाइफाइड के अंदर जो फीवर होता है ना, दैट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक फीवर रहता है बॉडी के अंदर, एंड पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी जो भी पर्सन होगा वो थकने लग जाता है। स्लो पल्स रेट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या होगा टाइफाइड डिसीज का, आसपास साफ सफाई रखना ताकि बैक्टीरिया, जो टाइफाइड का कॉजिंग बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर ना आ सके। नाउ डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर प्रॉपरली, इट इज इंक्लूडेड इन द सैनिटेशन, अपने आसपास सफाई रखना ही। एंड ऑल्सो नोट, एक वैक्सीन है जो टाइफाइड से बचा सकती है फॉर 3 years। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वैक्सीन? TAB वैक्सीन। ये वैक्सीन टाइफाइड से हमें 3 साल तक प्रोटेक्ट करके रख सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TB बोलते हैं। नाउ ये बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कफिंग बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। देख लेते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स भी। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, टिपिकल फीवर, नाइट स्वेट्स, नाइट में स्वेटिंग होने लग जाती है। अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी को कफिंग की प्रॉब्लम है तो देयर आर चांसेस कि देयर इज TB इन्फेक्शन इन द बॉडी। उसके बाद है प्रिवेंशन, हम कैसे बच सकते हैं TB से। आइसोलेशन एंड प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। TB एक कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी कि पर्सन से स्प्रेड हो सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई इन्फेक्टेड है TB से, सो द पर्सन शुड से आइसोलेटेड, यानी कि खुद को अलग रखना जब तक वो पर्सन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। एंड द वैक्सीन फॉर TB इज ऑल्सो अवेलेबल, विच इज BCG वैक्सीन। ये वैक्सीन इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है फॉर 3 to 5 years। नेक्स्ट डिसीज कॉल्ड एज काला अजहर, ये आपने नहीं सुना होगा। काला अजहर भी एक डिसीज होता है जो वायरस बैक्टीरिया वाले ग्रुप से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है प्रोटोजोआ से। जो हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा था वो भी एक प्रोटोजोआ था, मलेरिया कॉज करने वाला। और ये वाला प्रोटोजोआ क्या है? ये लीशमैनिया, ये भी एक प्रोटोजोआ है। कुछ ऐसा दिखता है लीशमैनिया, और ये काला अजहर नाम का डिसीज करता है। वेल दिस इज अगेन अ वेरी अगली डिसीज, जिसमें कुछ इस तरीके से स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। डायरिया इज ऑल्सो अ मेन सिम्टम एंड पेन इन एब्डोमेन ऑल्सो। स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स एंड डायरिया भी साइन और सिम्टम है इस काला अजहर डिसीज के। आता है इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार, दैट काला अजहर किसकी वजह से होता है? लीशमैनिया नाम के प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? क्योंकि एक प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो सैनिटेशन तो है ही है, क्लीन सराउंडिंग्स एंड क्लीन एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट बाय वियरिंग क्लोथ्स जो हमें कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर सके, एंड यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स, जैसे कि यू ऑलरेडी नो अपने आसपास मस्क्यूटो से आपको कैसे क्लीन रखना है। नाउ आर सम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज जापानीज एनसीफेलिटिस एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। ये जापानीज एनसीफेलिटिस एक वायरस से होने वाला डिसीज है, और ये वायरस भी मॉस्क्यूटो बाइट से ट्रांसफर हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द मॉस्क्यूटोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स को हम सिंड्रोम क्यों बोलते हैं और हम एक डिसीज क्यों नहीं बोलते? द आंसर इज एड्स एक ऐसा डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम डेड हो जाता है या वीक हो जाता है, काम नहीं करता ठीक से। तो इम्यून सिस्टम के खराब होने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी डिसीजेज आ जाती है ना। अब ये एक कलेक्शन बन गया है डिसीज का, छोटी छोटी बीमारी बड़े डिसीज में चेंज हो गई है, एंड इस वजह से पर्सन डाइज। तो एड्स जो है वो एक छोटी बीमारी की वजह से या सिर्फ सिंगल बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, कलेक्टिव डिसीजेस की वजह से हो रहा है ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, साइंस, physical and physiological disturbances that are common due to a common cause. AIDS is also a complex of diseases. बहुत सारे diseases एक साथ आते हैं, and symptoms in which immune system is damaged. As a result, small cold leads to pneumonic condition, gut infection leads to diarrhea, blood loss and skin rashes. Next is how do children in many parts of India get immune to hepatitis A by the time they are 5 years old? तो कैसे हम immunization provide कर सकते हैं बच्चों को for hepatitis A? They are made
इम्यून बाय वैक्सीनेशन। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उनको इस डिसीज से? वैक्सीन की हेल्प से। नाउ विच डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय which disease can be caused by animal biting or dog biting? रेबीज, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, दैट डॉग के बाइट करने से जो डिसीज होता है दैट इज कॉल्ड रेबीज। तो यस, अदर एनिमल्स बाइटिंग से भी जो डिसीज होता है दैट इज कॉल्ड रेबीज। Next question, which bacterium causes peptic ulcer and who discovered the pathogen first? Peptic ulcer एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्टमक के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर्स मतलब छाले। जब स्टमक के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं तो काफ़ी इरिटेशन होती है एंड डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड रॉबिन वॉरेन, he was the scientist, and उनके साथ थे बारी मार्शल, they discovered the pathogen for the first time। तो there is a very interesting story behind this। जब पेप्टिक अल्सर जो डिसीज है तो पहले ये माना जाता था दैट पेप्टिक अल्सर ना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से किसी पर्सन को हो रहा होगा। मतलब कोई इसका मेजर कॉज नहीं है, क्योंकि बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, इस वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं। बट दीज टू साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट नो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ। ये किसकी वजह से हो रहा है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो गट के अंदर जाके, स्टमक के अंदर जाके इन्फेक्ट करता है, और रीजन है पेप्टिक अल्सर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज क्वाशियोरकोर डिसीज डेवलप? ये क्वाशियोरकोर डिसीज क्या है? तो क्या होता है ना इसके अंदर, ये एक इंटरनल फैक्टर से होने वाला डिसीज है, यानी कि डेफिशिएंसी डिसीज है। अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाती है ना अगर बॉडी के अंदर, तो डिसीज हो जाता है क्वाशियोरकोर। ऐसी एक और डिसीज है मेरास्मस, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हो जाता है बॉडी के अंदर। एक तरीके का ये डेफिशिएंसी डिसीज है। दैट्स इट फॉर द टुडे। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इस चैप्टर के। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी घोल के पी जानी है, और ये वीडियो आई होप आपको हेल्प करेगी और आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल्सो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे इस चैप्टर के अंदर। आपका टर्म 2 का बायो का यही चैप्टर आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।